हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2। तो उसके पहले जो थ्योरी है वो थ्योरी है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है, प्रमेय को लिखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता क्या है। ठीक है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में हम लिखेंगे वास्तव में वो होता क्या है। चलिए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को जानने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग संख्या ले लिए 12। ठीक है, तो 12 किस प्रकार की संख्या है? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? आप लोगों को हम भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में पहले एक्सरसाइज में ही पढ़ा चुके हैं। 12 किस प्रकार की संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि 12 में 1 और 12 के अलावा 2 से भाग लगता है। नहीं, भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसमें 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो 12 में 1 और 12 के अलावा हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि 2 से भाग लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है। तो 1 और खुद के अलावा किसी और से लग गया तो भाज्य हो जाता है। तो 12 में 1 और खुद के अलावा भाग लग गया, इसलिए भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को हम लोग गुणन खंडित करेंगे। क्या करेंगे? गुणन खंडित करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, भाज्य संख्या को 12 तोड़ने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर लोग इसको भाग देंगे। 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग देंगे कितने बार में? 6 बार में। 6 फिर से 2 से आता है कितने बार में? 3 बार में। नहीं, तो 12 का हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। ये क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में सिर्फ 1 और 2 से भाग लगता है। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 में भी 1 और सिर्फ 3 से भाग लगता है। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। यही है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, आप लोग सुन लीजिए। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे जो ये गुणनफल होगा ये क्रम के बिना अद्वितीय होगा। मतलब क्रम बदलेंगे, ये गुणनफल नहीं बदलेगा। मतलब ये यही है, चाहे हम इसको लिखें 2 गुना 3 गुना 2, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, इस गुणनखंड के बिना मतलब कि एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। ये जो फैक्टराइज होगा, ये जो गुणनखंडित होगा, ये क्या होगा? यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, एक के अलावा अधिक नहीं हो सकता। ये है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। चलिए, तो हम लोग इस प्रमेय को लिखते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा ये जो गुणनखंडन होगा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले
क्रम के बिना क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक ही होगा, अद्वितीय होगा। यही जो स्टेटमेंट है यही अंकगणित के आधारभूत फॉर्म में कराता है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। हम लोग गुणनखंडित कर लिए। अब जो गुणनखंड हम लोग को मिलेगा, हम लोग को जो गुणनखंड मिलेगा वो यूनिक होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक, सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। और ये क्रम पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग के पास था 12 हम लोग क्या लिख दिए थे, 2 गुना 2 गुना 3। तो 12 को हम लोग अभाज्य संख्याओं, ये 2 और 3 दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर दिए। और ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय है। अब इसको चाहे ये लिखें, चाहे इसको ऐसे लिखें 2 गुना 3 गुना 2, चाहे इसको ऐसे लिखें 3 गुना 2 गुना 2, बात क्या सारा बराबर है, एक ही है, ठीक है। ये क्या है, एक ही है। तो यूनिक जो भी गुणनखंड होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये अंकगणित का आधारभूत फॉर्म। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 194 ले लिए, ठीक है। चलिए तो 194 को फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंडित करेंगे। तो लोग 194 को डिवाइड करके पहले देख लेते हैं साइड में, ठीक है। ये काम साइड में करेंगे। तो 2 से देंगे तो कितना बार चला जाएगा, 9 बार में, और ये 7 बार में। अब 97 में किसी और संख्या से भाग जाएगा क्या, अब ये पता करना पड़ेगा। मतलब कि हमको ये पता करना पड़ेगा वास्तव में ये भाज्य या फिर अभाज्य। अगर ये भाज्य होगा तो एक और 97 के अलावा किसी और संख्या से भाग जाएगा, और अभाज्य होगा सिर्फ एक और 97 से जाएगा। चलिए आप लोगों को अब यहाँ पे बताते हैं एक तरीका, कोई संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य ये पता करने का, ठीक है। चलिए मान लेते हैं मेरे पास, चलिए इसी संख्या की एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं कैसे आप पता करेंगे कोई संख्या भाज्य या फिर अभाज्य। तो जो संख्या है उसके क्लोजर में मगर अधिक, ठीक है, क्लोजर मतलब उसके नजदीक में मगर उससे अधिक एक संख्या लेंगे जिसका कि वर्गमूल पूरा पूरी एक पूर्ण संख्या आता हो। जैसे 97 के नजदीक में कौन संख्या आएगा, उससे अधिक 100, जिसका कि वर्गमूल पूरा पूरी कितना होता है, अगर इस पे रूट लगा देंगे क्या होता है, 10। इतना कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब 10 से छोटा, 2 से लेकर के 10 तक, 10 से छोटा है बराबर 2 से लेकर के 10 तक, 2 से तक 10 तक, ठीक है। संख्या इसको भाग देके देखेंगे, ठीक है। अगर 2 से 10 तक किसी संख्या से भाग लग जाता है तो ये संख्या जो होगी ये हमारी इस प्रकार की संख्या होगी, भाज्य होगी। और अगर नहीं लगता है तो ये संख्या कैसी होगी, अभाज्य होगी। चलिए पता करते हैं। तो चलिए अब विभाज्यता का नियम भी इसी क्रम में हम लोग सीख लेते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसमें 2 से भाग लगेगा क्या, कि यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट जो है ये इवन होना चाहिए, मतलब कि सम संख्या होना चाहिए, और ये सम संख्या है क्या, नहीं है, इसलिए 2 से भाग नहीं लगेगा। चलिए 3 से देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या का जो जोड़ है ये 3 से भाग लगना चाहिए। संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा, 16, जो कि 3 से भाग लगता है क्या, नहीं लगता है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। 4 से क्या विभाज्यता का नियम है, ये जो संख्या है इस दोनों का अंतिम जो संख्या होगा चाहे या 2 ही डिजिट का है, ठीक है। अगर ज्यादा डिजिट का संख्या रहे, जैसे 3 1 5 4 4 है, ठीक है, तो अंतिम 2 जो डिजिट है ये 4 से भाग लगना चाहिए, तब ये 4 से भाग लग जाएगा। तो अंतिम 2 डिजिट जो है इसमें 4 से भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से भाजित। लेकिन फिर यहाँ पे 2 डिजिट जो है ये 4 से भाग लगेगा क्या, नहीं, इसलिए ये 4 से भाजित भी नहीं होगा। 5 से क्या व्यवस्था का नियम कि संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, ये 5 से भाजित नहीं होगा। 6 से क्या व्यवस्था का नियम, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, मतलब कि संख्या के अंत में नहीं। 6 से व्यवस्था का नियम क्या है कि 2 और 3 से दोनों से भाजित होना चाहिए, 6 से हो जाएगा। तो ये 2 3 से पहले ही देख चुके, नहीं होगा, ये 6 से भाजित नहीं होगा। यहाँ पे ये 7 से भाजित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 7 के टेबल में एक बार में 7 हो, 27 बचेगा, 7 के टेबल में 27 आता नहीं है। 8 से भाजित का नियम है कि अंतिम 3 को जो डिजिट है वो 8 से भाजित होना चाहिए, तो ये तो अंतिम जो 3 डिजिट है यहाँ से भाजित होगा नहीं। देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, 0 है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का 8 बचेगा कितना, 17, 8 दूनी 16 ही होता है, तो 8 से पूरा विभाजित नहीं होगा। 9 से भाजिता का नियम है कि संख्या का जोड़ जो होना चाहिए वो 9 से भाजित होना चाहिए, लेकिन जो इसका जोड़ क्या है 16, जो कि 9 से भाजित नहीं होता है, इसलिए ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। और 10 से तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि 10 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंत में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो ये संख्या किस प्रकार की संख्या होगी, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हुई, तो ये किस प्रकार की संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। एक बार फिर से स्टेटमेंट बता देते हैं कि किस प्रकार आप पता करेंगे कि कोई संख्या भाज्य या फिर अभाज्य। वो संख्या लेंगे, वो संख्या के नजदीक में जिस संख्या का प्रॉपर एक पूर्ण वर्गमूल एग्जिस्ट करता है वो संख्या, उससे अधिक वाला संख्या लेंगे,
उसका रूट जो होगा उसको निकालेंगे, उससे इतना छोटा होगा सारा नंबर उसको लिखेंगे, उसको इंक्लूडिंग 2 से लेकर के वहां तक, और सब संख्या से भाग देके देखेंगे। अगर वो किसी से भाग नहीं आता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे 294 को 2 × 97। तो एक भाज्य संख्या को 2 अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय।